सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम किताब क्षितिज से राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भगत सीखेंगे। तो कौन थे बाल गोविंद भगत? सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन थे जिनकी इतनी ऊंची कदकाठी का जिक्र का बयान हमारे लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। बाल गोविंद भगत ये पाठ एक रेखा चित्र के शैली में लिखा गया है। रेखा चित्र का अर्थ होता है जब किसी पर्सनालिटी, किसी व्यक्तित्व के बारे में उनके एक एक बात को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसे हम रेखा चित्र लेखन शैली कहते हैं। इस रेखा चित्र के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है, जिक्र किया है, एक ऐसे चरित्र, एक ऐसी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को हमारे सामने रखा है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। इसका अर्थ है सन्यासी, आप जानते ही हैं, यानी कि जीवन की मोह माया को त्याग कर जो व्यक्ति ईश्वर और सत्य की खोज में रहता है वे सन्यासी होते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत जो है गृहस्थ सन्यासी थे और ये कबीरदास जी की बताई हुई सीख, बताई हुई शिक्षाओं को मानते थे। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन कैसा था, लोगों का व्यवहार कैसा होता है, किस तरीके से एक अकेला व्यक्ति पूरे परिवार को देवदार के वृक्ष की तरह छाया देता है और उसकी पर्सनालिटी से पूरा परिवार कैसे आकर्षित होता है, कैसे उनसे सीखता है, इसी के बारे में ये पाठ लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। बाल गोविंद भगत। सबसे पहले लेखक ने उनका परिचय कुछ इस तरह दिया है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक चुके थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथ के जो लोग होते हैं वो जिस तरह की टोपी पहनते हैं उसका जिक्र यहाँ किया गया है। जब जाड़ा आता, जाड़े का अर्थ होता है सर्दियाँ, जब सर्दी आती थी एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। काली कमली मतलब एक कंबल की तरह का, एक शॉल की तरह की कोई पहनने ओढ़ने का वस्त्र है जिसको वो पहनते थे, ओढ़ते थे। मस्तक यानी माथे पर हमेशा चमकता हुआ रमानंदी चंदन जो है, रमानंद का नाम जिसको दिया गया है, चंदन का टीका हमेशा वो लगाए रखते थे, जो नाक के एक छोर से ही, यानी कि नाक से शुरू होकर पूरे माथे तक चंदन का बड़ा सा टीका वो लगाए रखते थे। औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, नाक से शुरू होकर माथे तक जाता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे, यानी कि उनके गले में हमेशा तुलसी की एक माला रहती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। वे एक गृहस्थ थे और कबीरपंथी थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी कि उनकी पत्नी का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी गृहिणी के बारे में तो लेखक को याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू यानी उनके बेटे का बेटा तो मैंने देखे नहीं थे। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था उनका, लेकिन खेती बाड़ी यानी कि कृषि, खेती करना, ये इस ऐसे परिवार से संबंध रखते थे। वे तो एक साधु थे, लेकिन गृहस्थ साधु थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर ही उनके गुरु थे और उन्हीं के गीतों को, उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं को वे रमाते रहते थे, गाते रहते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। तो बच्चों, अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति के परिचय वो दे रहे हैं, लेखक जिनसे वो मिले, जिनसे वो बहुत प्रभावित थे और उनके
गृहस्थ जीवन, उनके सन्यासी जीवन, सभी तरह के रंग रूप से लेखक बहुत प्रभावित थे। जिस तरीके से मैं और आप भी अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और उनकी हर एक चीज़ पर हम बहुत ही ध्यान देते हैं। उनका रहना, उठना, खाना, पीना, सोना, हर एक बात पर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि हम उनके जीवन शैली से बहुत ही प्रभावित होते हैं। इसी तरह लेखक बाल गोविंद भगत जी की पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व, उनके रहन सहन, खान पान से बहुत ही प्रभावित थे और उनकी उसी तरह की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को वो हमारे सामने इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह का रेखा चित्र आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति विशेष से यदि आप प्रभावित हैं और आपको लगता है उनकी जीवन शैली दूसरों के लिए प्रेरणादायक स्रोत है, तो आप भी उनका इस तरीके से एक रेखा चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अपने पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को नहीं छूते थे वे, बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल का अर्थ होता है उत्सुकता होती थी, जानने की इच्छा होती थी कि वो बाल गोविंद भगत ऐसा क्यों करते हैं। वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। जैसे शौच का अर्थ यदि मैं आपको समझाऊं, गाँव में, खेतों में पुराने समय में, हालांकि अभी भी भारत के बहुत से गाँवों में जो है शौचालय नहीं है। टॉयलेट के लिए, फ्रेश होने के लिए लोग गाँव में जाते हैं, खेतों में जाते हैं। लेकिन ये भी खेती बाड़ी से संबंधित है, कृषि जीवन से भी इनका संबंध था, लेकिन ये कभी भी किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं जाते थे। वे गृहस्थ तो थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कि वो मानते थे कि उनका पूरा जीवन जो है वो कबीर जी के लिए नाम उन्होंने कर दिया था, अपने गुरु के नाम वो कर चुके थे। उनके खेतों में जिस भी तरह की फसलें पैदा होती थी उसको वो सिर पर लादकर सबसे पहले साहब के दरबार में ले जाते थे, यानी कबीरदास जी का जो दरबार था वहाँ ले जाते थे। सबसे पहला भोग, खाने का सबसे पहला निवाला वो अपने साहब को देते थे। इस तरह का आदर रखते थे वो अपने साहब के प्रति। उनका घर खेत से 4 कोस दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह घर में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। और यानी कि उनके खेत में जितनी भी फसल होती थी उस पूरी फसल को ले जाकर वो कबीरदास जी के जो दरबार है वहाँ पर रख देते थे और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें वापस मिलता था उसी को वो घर ले जाते थे और उसी से अपना पूरा महीने भर का राशन चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक इन सभी बातों पर, इन सभी जो ट्रेट्स थे, पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो भी व्यक्तित्व की खास बातें थी, इन सभी पर लेखक न्योछावर थे। उनको ये सारी बातें बहुत ही मंत्रमुग्ध करती थी, उनके मन को मोह लेती थी। और ऊपर से बाल गोविंद भगत जो भी गाने गाते थे, कबीरदास जी से संबंधित, उनकी शिक्षाओं से संबंधित जो भी गाने गाते थे, उन सभी से लेखक बहुत ही प्रभावित थे। आषाढ़ की रिमझिम यानी बरसात के मौसम में जो हल्की फुल्की बारिश होती है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। पूरा का पूरा गांव, समूचा गांव करते हैं, पूरा गांव खेतों में चला जाता था। कहीं हल चल रहे हैं खेतों में फसलें लगाने के लिए, फसलें जब पक जाती है उनको काटने के लिए, हर मौसम में कुछ ना कुछ तैयारियां होती ही रहती हैं। कहीं पर खेतों में हल चल रहे हैं, कहीं फसलें रोपी जा रही हैं, फसलें बोई जा रही हैं। धान के पानी यानी चावल की जो खेती होती है वहाँ पे, क्योंकि चावल के खेती में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो धान की जो फसल होती है उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मांड पर बैठी हैं। कलेवा यानी भोजन, वो वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं और सभी व्यक्तियों का कि वो आएंगे और भोजन करेंगे। इस तरीके का माहौल गांव में है। मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं जब वे बाल गोविंद भगत के गाने की पंक्तियाँ, गाने के बोल सुनते हैं। तो वहाँ खेतों में काम करने वाले सभी लोग इस धुन में गुनगुनाने लगते हैं, इस धुन में झूमने लगते हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू,
यानी कि उनकी इस संगीत में एक मधुरमय आवाज़ जो थी उसमें सभी लोग खो जाते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, भादों की यानी कि जाड़ों की वे अंधकार भरी रातें, आधी रातें, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा यानी कि बहुत ज़ोरों की जो बारिश हुई थी वह ख़त्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु जब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर, यानी कि गांव में खेतों में जिस तरह के पशु पक्षी जानवर होते हैं तो चारों तरफ जो एक शांति है उसमें इनकी आवाज़ बहुत ही स्पष्टता सुनाई देती है। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं पाए। हालांकि शाम के समय, रात के समय काफ़ी अंधकार भी होता है और काफ़ी शांति भी होती है, तो उस समय आसपास के जो पशु पक्षी होते हैं उनकी आवाज़ स्पष्टता सुनाई देती है। लेकिन जब बाल गोविंद भगत गाना गुनगुना रहे हैं उस समय ये सब आवाज़ें, ये सब फीके पड़ जाते हैं और केवल बाल गोविंद भगत का मधुरमय संगीत सुनाई देता है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी। खंजड़ी एक प्रकार का संगीत का एक माध्यम है, खंजड़ी उसे कहते हैं। वो बज रही थी और वे गा रहे थे। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहकू उठे नहा, पिया तो गोद में ही है। किंतु वह समझती है और वह अकेली है। चमक उठती है, चिहक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक ही। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता यानी कि उनको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं, सब आराम से अपनी चैन की सांस ले रहे हैं। सारा संसार सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। मेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा। इस तरह के बोल, इस तरह का संगीत वो सुना रहे हैं। सारा संसार निस्तब्ध होकर चैन के साथ सो रहा है, लेकिन उनका गाना जो है, उनका संगीत जो है वो सबके अंदर कहीं ना कहीं जाग उठने की एक इच्छा उत्पन्न करता है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक यानी दूसरा मौसम, फागुन तक चला करती थी, बरसात के मौसम में जो चला करती थी। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊपर भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। यही उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा था। वो सुबह सवेरे नदी में जाकर नहा लेते और वहीं पोखरे के पास, यानी कि नदी, पोखरा यानी कि पानी का एक स्रोत, जिस तरीके से नदी, तालाब, सागर, महासागर, वैसे ही पोखर पानी का एक स्रोत है। तो यहाँ पर बैठते और अपनी खंजड़ी, अपने जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास, जिसका नाम था खंजड़ी, वो बजाते रहते और अपने कबीर पंथी के जो भी गाने थे, दोहे थे, सखिया साखिया थी, उनको गाते रहते थे। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। उमस भरी शाम का अर्थ होता है बारिश के बाद का जो समय होता है, जब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही होती है, उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आसपास के मौसम में नमी होती है और हवा नहीं चल रही होती है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आता है, उसे हम कहते हैं उमस। उस समय शीतल कर देती थी उनकी जो आवाज़ है, उनका जो गाना है। अपने घर के आंगन में आसन जमा लेते थे वो, आसन यानी कि बैठने का स्थान। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, गांव में उनके जो बहुत सारे प्रशंसक थे वो सब इकट्ठे हो जाते थे और उनके गाना सुनने के लिए बैठ जाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। उनके मन में इस संगीत भरी आवाज़ को सुनने का जो शौक़ था वह भी बढ़ने लगता था। बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके मन और तन भी खुश हो रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था उनका। वह सुस्त और बोदा सा था, यानी कि दुबला पतला और बहुत ही सुस्त मिजाज का था।
किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साज से उनकी शादी कराई गई थी। पतोहू बड़े ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी दुनियादारी से बाल गोविंद भगत को उन्होंने मुक्त कर दिया था। सारा घर का रहन सहन, खान पान, सब की देखभाल पतोहू ही कर लेती थी। उनकी बेटे की जो बहू थी, बेटे की जो वाइफ थी, उसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। किंतु बेटे की मौत ने सारा मामला बदल दिया। बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। सब ये नज़ारा देखकर हैरान, परेशान और दुखी थे। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढांक रखा था। कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस लाश के ऊपर बिखरा दिए। सिराहने एक चिराग जला रखा था और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, ऐसा अपने बेटे की वाइफ को वो बताते रहते। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कि पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। उन्होंने स्वयं से उसमें भागीदारी नहीं की। ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसे भेज दिया और यह आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने उसकी एक न सुनी। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। जैसा वह चाहते थे वैसे ही हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। पैदल जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन अपने आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। यानी कि उनका व्यवहार अभी भी वैसा ही था जैसे वो जवानी में थे। बेटे के दुख से भी उन्हें कोई फर्क ना हुआ। वो यही मानते थे कि आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, और अपनी बहू को भी यही कहते थे कि वह अपने जीवन को आगे बढ़ाए, दूसरी शादी कर ले। ऐसे थे बाल गोविंद भगत, किसी भी दुख, किसी भी सुख से निवृत्त एक अनोखा ही जीवन में जीते थे। ना सुख से अत्यधिक सुखी होते थे, ना दुख से अत्यधिक दुखी होते थे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर यानी कि उनका शरीर, उनके शरीर का ढांचा केवल हड्डियों के रूप में, बस वही बचा है। इस तरह की पर्सनालिटी, इस तरह का व्यक्तित्व था बाल गोविंद भगत का, जिससे लेखक अत्यधिक प्रभावित थे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने बाल गोविंद भगत जी की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में जाना। वो किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह अपने बेटे की मृत्यु हो जाने पर भी उन्हें अत्यधिक दुख नहीं हुआ, वो वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहे जिस तरीके का वो अभी तक कर रहे थे।